Hi everyone. So welcome to GS2 Indian Polity lecture 44. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपका फास्ट ट्रैक कोर्स वगैरह क्लोज करा था. ठीक है, सो बिफोर वी बिगिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप में से कई लोग रिपीटेटिव यूजर्स हैं जो आके वीडियोस देख रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सो प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, आज का जो कंटेंट होगा वो जुडिशरी का आखिरी पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर पार्लियामेंट के बारे में, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, लेजिस्लेटिव है, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम PIL का कॉन्सेप्ट समझेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, क्या बैकग्राउंड था, क्या बेसलाइन थी, कौन सा पहला केस था, इनफॉर्मल यूज़ 1979, हुसैन अरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर. ठीक है, देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ PIL. ठीक है, एट द सेम टाइम सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, अगर कोई भी चीज़ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आती है तो उसका कोई क्रिटिसिज्म भी होगा. ठीक है, सो द क्रिटिसिज्म ऑफ PIL, ठीक है, कि हाउ इट ओवरबर्डन्ड आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड जुडिशियल सिस्टम. ठीक है, PIL के साथ साथ हम आज के लेक्चर में हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली. ठीक है, इसके अंदर हम जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है एज अ कॉन्सेप्ट वो समझेंगे एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द PIL वो समझेंगे. ठीक है, एट द सेम टाइम जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर विल ऑल्सो डिस्कस कि हाउ एक्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म इज नेगेटिव. ठीक है, एंड इट हैम्पर्स द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ अ डेमोक्रेसी. ठीक है, ऑफ अ गवर्नमेंट. ठीक है, देन विल ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, राइट. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, JR. ये JR मैं इसलिए लिख देता हूँ बिकॉज सो दैट आई डोंट हैव टू रिपीट द सेम वर्ड्स ऑल ओवर अगेन. ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल वाइज विल अंडरस्टैंड एंड विल गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स इन टुडेज लेक्चर. ठीक है, सो बिफोर डिलेइंग एनीथिंग लेट्स बिगिन. PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, आजकल अगर आपने न्यूज़पेपर उठा के देखा होगा तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है PIL की वो वही है जो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि कोई भी ऐसा केस आप कोर्ट के अंदर लाते हो या हाईलाइट करते हो जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ द ऑडियंसेस या कोई एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग harassed or is not getting its due rights, or the fundamental rights of those peoples are getting violated because of any XYZ rule or any XYZ law, or by any XYZ government authorities, government departments, or even by any private organization or a group of companies, right. तो उस केस में क्या रहता है PIL के अंदर कि भाई आप on behalf of those impacted people जिनका लेट्स से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, आप उनके बिहाफ पे, उनके बेटरमेंट के लिए आप केस फाइल करते हो कोर्ट के अंदर, स्टेटिंग कि बॉस XYZ रीजंस की वजह से ABC कंपनी है, वो जो भी इम्पैक्टेड पीपल हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. ठीक है, बेसिकली PIL में फंडा क्या रहता है कि आपको ही एज अ प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स कि ऑन दीज बिहाव्स आई एम अप्रोचिंग द कोर्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द सर्टेन राइट्स और द सर्टेन जो भी वायलेट हो रहा है उसके किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के फंडामेंटल राइट है, या सोशली दे आर गेटिंग बॉयकॉटेड. ठीक है, या दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है. उस किसी भी XYZ रीज़न के बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो एंड यू कैन फाइल अ PIL ऑन बिहाफ ऑफ दोज इम्पैक्टेड पीपल. ठीक है, तो मोटा मोटा ये है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, अब इसका कुछ हम थोड़ा हायरार्की समझेंगे कि कैसा रहता है, क्या रहता है, कि आप लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में फाइल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो केस, ऑल दोज थिंग्स, राइट. इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट है आपका लोकस स्टैंडाई इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ PIL. ठीक है, अब देखो लोकस स्टैंडाई का क्या मतलब रहता है कि जब भी कोई बंदा कोर्ट में जाता है ना, वो अपने अगर कोई भी ऐसा राइट उसका वायलेट हुआ है या कोई ऐसा एक्शन उसके साथ हुआ है जिसमें उसका मतलब लॉस हुआ है या उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है. ठीक है, सो लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या रहता है कि जो पर्सन है जिसके खुद के इंडिविजुअल राइट्स वायलेट हुए हैं, सिर्फ वही कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकता है. ठीक है, बट PIL में आप किसी और के बिहाफ पे आप आते हो कोर्ट में
और फिर आप एक PIL फाइल करते हो, तो इसलिए PIL के केस में लोकस स्टैंडाई जो कॉन्सेप्ट है वो वेव ऑफ करा गया, ठीक है, कि भाई आप आ सकते हो किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पे या थर्ड पर्सन के ग्रुप के बिहाफ पे और आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। सो लोकस स्टैंडाई थोड़ा लिख लो, लोकस स्टैंडाई वॉज रिलैक्स फॉर PIL एज अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओनली द पर्सन हुज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, ठीक है, इन्फ्रिंज्ड अलोन कैन मूव द कोर्ट फॉर द रेमेडीज, ठीक है। तो लोकस स्टैंडाई इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ PIL, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है, जो सबसे पहला केस था आपका, ठीक है, वो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। ये पहला इनफॉर्मल केस था, इनफॉर्मल केस ऑफ PIL, ठीक है। ये केस था आपका 1979 का, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट इनफॉर्मल यूज ऑफ PIL, ठीक है, इन आर इंडियन डेमोक्रेसी। अब इसके बाद फॉर्मल यूज आपका, जो फर्स्ट टाइम कोर्ट ने एग्री करा कि हाँ ये PIL है, दैट वाज योर SP गुप्ता केस ऑफ 1982, SP गुप्ता केस ऑफ 1982, फर्स्ट फॉर्मल यूज ऑफ PIL, ठीक है। एक और चीज़ भी समझ लो कि दो इम्पॉर्टेंट जस्टिसेस थे जो मतलब हु आर कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग PIL टू आर इंडियन डेमोक्रेसी, दोज आर योर जस्टिस PN भागवती एंड जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, ठीक है। तो ये आपके पायनियर माने जाते हैं, पायनियर ऑफ PIL इन इंडियन जुडिशरी कह लो या डेमोक्रेसी कह लो, एक ही बात है, ठीक है, ओके। एक और बैकग्राउंड है कि भाई इंडिया में ये ओरिजिनेट नहीं हुआ, ऑब्वियसली हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो चीज़ें समझी हैं वो हमने बाकी देशों से भी समझा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है PIL एज अ कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम USA, क्योंकि USA के अंदर वहाँ पे बोला जाता है इसको SAL, सोशल एक्शन लिटिगेशन, ठीक है। तो लिख लो इसको, कुछ पॉइंटर्स अभी तक लिख लो। लोकस स्टैंडा इज नॉट एप्लीकेबल इन द PIL केस, ठीक है। द फर्स्ट इनफॉर्मल यूज ऑफ PIL वाज योर केस which was Hussain Ara Khatun versus State of Bihar 1979. The very first formal use of PIL in Indian judiciary was in SP Gupta case of 1982. इनको सर्च कर लोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि केस क्या है, बट क्योंकि वो मतलब लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इधर इंक्लूड नहीं करा है, बट आप सर्च कर लोगे तो मिल जाएंगे केसेस, ठीक है। देन यू कैन राइट जस्टिस PN भागवती एंड जस्टिस VR कृष्ण अय्यर वर कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ PIL, ठीक है। नेक्स्ट राइट PIL कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम सोशल एक्शन लिटिगेशन फ्रॉम USA, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो PIL is not filed for individual reasons but for a group of people, ठीक है। PIL is filed for group of people, ठीक है, and not for individual, ठीक है, ओके। अब देखो PIL फाइल आप किसके अगेंस्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली यू हैव एग्जीक्यूटिव, यू हैव लेजिस्लेटिव, राइट, एंड टू सम एक्सटेंट मतलब यही दो प्राइमरी रीजन है आपके, जुडिशरी के अगेंस्ट आप कर नहीं सकते, राइट।
तो प्राइमरीली जो PIL फाइल होती है वो आपके इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट देन आपकी एग्जीक्यूटिव के लिए फाइल होती है। तो इसमें लिख लो इफ फाइल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट, PIL filed against government of India is against the executive and not legislative, then it is filed against executive and not legislative। ठीक है भाई, जो फाइनल प्रेसिडेंट का एसेंट बन के रूल इम्प्लीमेंट हुआ, लेट्स से MORTH मॉर्थ के लिए हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज के लिए, तो आप अगर कोई भी उनके कंस्ट्रक्शन या कोई भी उनका एक्शन है, कोई भी ऐसा लॉ है, कुछ ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट अंडरटेक करा जिसमें आपको लग रहा है कि भैया ग्रुप ऑफ पीपल के कुछ फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ एक्सप्लॉइट हो रही है उनकी, तो आप जो PIL फाइल करोगे ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल, वो अगेंस्ट ऑफ दैट मिनिस्ट्री, जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री है आपका, उसके अगेंस्ट आप फाइल करोगे व्हेन इट इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट में आप कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली आपका मिनिस्ट्री होगी MORTH। ठीक है, ये रोड एंड हाईवे वाला है। ठीक है, रोड एंड हाईवे नितिन गडकरी वाला। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली इट विल बी अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट द लेजिस्लेटिव। ठीक है, बट इफ द PIL इज फाइल्ड अगेंस्ट द लॉ, ठीक है, विच इज अगेंस्ट द प्राइमरी लिटिगेशन विच इज फाइल्ड, देन इट विल बी अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका जो प्राइमरी रीजन है वो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, ठीक है, उसके अगेंस्ट फाइल होगा PIL। ठीक है, तो लिख लो PIL फाइल अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट लेजिस्लेटिव। इफ PIL आर फाइल्ड अगेंस्ट द लॉ विच इज अगेंस्ट द लिटिगेशन, देन इट विल बी फाइल्ड अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव। ठीक है, नेक्स्ट लिखो PIL can be filed against the private individual providing he is doing a wrongful activity against a group of people at large। वही मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉडी हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी हो सकता है, ठीक है, देन यू हैव गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, पर्सन, देन प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट पर्सन। ठीक है, तो एट लार्ज इन सब के ऊपर आप PIL लगा सकते हो। PIL कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट देम। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। नेक्स्ट लिखो PIL कैन बी डिफाइंड एज अ लिटिगेशन सीक टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ऑब्वियसली वही मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गुड़गांव में रह रहे हो तो देर आर मल्टीपल शंटीज, राइट, जहाँ पे झोपड़पट्टी या वहाँ के लोग रहते हैं जो कि मतलब पुअर पीपल हु लिव देयर, जैसे आपका डेली वेज वर्कर्स हो गए, रिक्शा पुलिस हो गए। तो अगर कोई ऐसा रूल लॉ इम्प्लीमेंट होता है कि भाई ऑल ऑफ अ सडन सारी शंटीज़ को आग लगा दी जाए या वहाँ के लोगों को इधर डिसलोकेट कर दिया जाए, मतलब रीलोकेट कर दिया जाए विदाउट इवन कंपनसेटिंग देम, या कुछ भी उनकी टेक केयर करे बिना, सोशली यू आर जस्ट बॉयकॉटिंग देम। तो अगर कोई ऐसा रूल निकालता है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा गवर्नमेंट निकालता है, तो आई ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल कैन सिंपली अप्रोच कोर्ट एंड फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट हरियाणा गवर्नमेंट स्टेइंग कि भाई जो ये एक्शन ले रहे हैं अगेंस्ट द शंटीज और जो पीपल हु आर लिविंग इन द शंटीज, that is very much violating the fundamental rights of those people, because eventually they are the people of this country, right? Even if they are not economically eligible to एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, सोशली दे आर नॉट वेरी मच अपलिफ्टेड, बट स्टिल दे आर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। सो any arbitrary decision by the government, let's say for Haryana, for example Haryana government can be taken up as a PIL in the court। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, मतलब बेसिक जो आइडिया है, बेसिक आइडिया ऑफ PIL इज प्रो बोनो पब्लिको, प्रो बोनो पब्लिको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या रहता है, दिस इज इट मीन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। ठीक है, नेक्स्ट राइट
PIL are mostly used to enforce legal obligation upon executive and legislature and thus keeps maintaining the rule of law. ठीक है, obviously कोई भी arbitrary decision आप on behalf of any XYZ people or group of people अगर आप challenge करते हो तो you are certainly pushing an equality in terms of application of rule of law. ठीक है, so through PIL rule of law is enforced. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द पर्पज ऑफ PIL इज टू रेंडर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस एंड हेल्प इन प्रमोशन ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल. वेरी वेल अंडरस्टूड. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग पिछड़े वर्ग से हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है या सोशली दे आर नॉट अपलिफ्टेड, अब वो बंदे वहाँ जाके केस तो अपने बिहाफ पे लड़ नहीं पाएंगे. ठीक है, तो अगर आप उनके बिहाफ पे केस लड़ रहे हो तो इवेंचुअली आप एक मतलब यू आर प्रोवाइडिंग देम एन इनएक्सपेंसिव जस्टिस, राइट, बिकॉज आप उनके बिहाफ पे लड़ रहे हो. ठीक है, एंड ऑब्वियसली सिंस यू आर टेकिंग केयर ऑफ दोज पीपल, ठीक है, इवन आप मतलब अगर आप एक जुडिशियल या एक लीगल केस भी फाइल कर रहे हो, स्टिल यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो वेलबींग है उन लोगों की वो मेंटेन हो या उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट ना हो. ठीक है, नेक्स्ट राइट, PIL is used to protect the group interest and not individual interest for which fundamental right and other legal rights are given. ठीक है, अब फंडा वही है कि भाई बंदे शंटीज़ में रह रहे हैं. ठीक है, अब शंटीज़ जिस ग्राउंड पे बनी है, फॉर एग्जांपल वो किसी प्राइवेट पर्सन की है. ठीक है, अब ठीक है वो प्राइवेट पर्सन की है, द शंटीज़ ओनर्स आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ दैट लैंड. ठीक है, एग्री टू दैट पॉइंट, बट स्टिल अगर कोई रातों रात प्राइवेट पर्सन किसी अपने गूंज को भेज के शंटीज़ के ओनर्स को मार मार के भगाने का वो एम करता है, ट्राई करता है, तो ठीक है, लीगली एंड इंडिविजुअली इफ़ आई से कि हाँ इस बंदे की ज़मीन है तो ही हैज़ द ओनरशिप. बट ठीक है, इफ़ दैट लैंड हैज़ बीन वेकेटेड और जो खाली पड़ी है 100 सालों से, तो आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा शंटीज़ ओनर्स को टू मूव फ्रॉम देयर लोकेशन. ठीक है, तो PIL का फंडा वही है कि भाई किसी के इंडिविजुअल राइट्स को देखने से पहले जो लार्जर ग्रुप ऑफ द पीपल, उनके राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इंडिविजुअल राइट इवेंचुअली आपके फंडामेंटल राइट्स के थ्रू प्रोटेक्ट हो रहे हैं, राइट, इंडिविजुअल राइट्स. ठीक है, तो PIL आपके जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है, ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, लीगली आई एम नॉट डिनाइंग कि भाई वो प्राइवेट पर्सन जो है जिसकी वो लैंड है, जैसे 1000-2000 गज की है, ओनर उसी को, अगर उसको बेचनी है तो ठीक है वो बेच सकता है, बट अगर वहाँ पे लोग रह रहे हैं इवन इफ दे आर लिविंग इलीगली तो उसको कुछ टाइम देना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द मेन कंसेप्ट इज़. ऐसा नहीं है कि उसको अगर कल बेचना है तो आज जाके सारे शंटीज़ में आग लगा देगा या लोगों को मार देगा. दैट शुड नॉट बी द केस. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा फ्लो डायग्राम ऐसे समझ लो कि अगर PIL फाइल होती है, यू हैव जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू वही है कि कोर्ट आपका केस समझती है कि वेदर द PIL दैट इज़ गेटिंग फाइल्ड इज़ वैलिड और नॉट, एंड उसके बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू होती है ईदर ऑन द एग्जीक्यूटिव और ऑन द लेजिस्लेटिव. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वॉट एवर द जजमेंट इज टेकन, ये फाइनल आता है आपका बाय द कोर्ट, जो कि एक्शन, ऑर्डर या रिट फाइल करती है. ठीक है, तो PIL यहाँ से फाइल हुई, जुडिशियल रिव्यू ये कोर्ट का एक्शन है. जुडिशियल रिव्यू के अंदर एग्जीक्यूटिव पे क्या इम्पैक्ट है, या मतलब अगर वो गिल्टी हैं या जो भी जिनकी साइड से भी लैप्स है, इधर इट कुड बी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव साइड और फ्रॉम द लेजिस्लेटिव साइड. ठीक है, और अगर वो कोर्ट लगता है कि हाँ PIL जो फाइल हुई है वो वैलिड है, तो उसके बेसिस पे कोर्ट अपने फाइनल एक्शन या ऑर्डर या रिट जाहिर कर सकती है. रिट हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपका जो कोई वारंटो है या सुओ मोटो है. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स कैन बी एज अ रिट जुरिस्डिक्शन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फाइल मतलब अप्लाई कर सकता है. ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज PIL इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है, एनीवन कैन आस्क यू कि भाई वेदर PIL इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. द सिंपल आंसर इज नो, बट उसके कुछ एसेंस हैं PIL के, जैसे आपके आर्टिकल 142 का यूसेज है, कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो उसके थ्रू जुडिशरी मेक श्योर करती है कि भाई कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से आपका जो रूल ऑफ लॉ है उसका इम्पैक्ट कम हो जाए. ठीक है, या फिर आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर है
ठीक है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में उसमें कोई मिसमैच हो, ठीक है। बट येस, एज ऑफ नाउ PIL इज़ अ जुडिशरियल टर्म, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई पोजीशन नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो तीनों को मिक्स करके ही होता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो दैट इज़ द केस। सो एज ऑफ नाउ PIL इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द सिस्टम ऑफ PIL कम्स फ्रॉम द पावर ऑफ जुडिशरी टू कैरी आउट जुडिशियल रिव्यू एंड रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जो पढ़ा वो जुडिशियल रिव्यू था, जहाँ पे वो PIL जो फाइल है उसको ओवरव्यू किया जाता है, उसको एनालाइज करा जाता है, उसका इम्पैक्ट समझा जाता है, एंड ऑब्वियसली जो PIL फाइल कर रहा है वो अपने साथ साथ प्राइमा फेसिया, ठीक है, प्राइमा फेसिया, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक प्राइमिया होता है, ठीक है, देख लेना। मतलब उसका फंडा ये होता है कि जो PIL फाइल कर रहा है वो अपने एनालिसिस, केस स्टडीज़, डेटा जिसके बेसिस से वो PIL फाइल कर रहा है, वो सारी चीज़ें खुद कोर्ट को सबमिट करता है कि ये चीज़ें हैं, ये डेटा है, ये फाइल है, ये रिपोर्ट है, और उसके बेसिस पे आपकी जो जुडिशरी है वो डिसीजन लेती है, एनालाइज करती है, एंड देन जो भी आपके एक्शंस होते हैं उसको फॉलोअप किया जाता है। तो ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर योर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के अलावा यू हैव रिट जुरिस्डिक्शन, जो हमने पहले भी पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों फॉलो कर सकती है, ठीक है। किसी बंदे को लेके आना है या डायरेक्टली किसी केस को अपने पास लेके आना है, सुओ मोटो लेना है किसी चीज़ का, मतलब कोई केस फाइल नहीं हो बट फिर भी कोर्ट ने उसको एक्नॉलेज करा कि भाई हम इस चीज़ को आगे परस्यू करेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर योर रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ऑल्सो PIL जो पावर है इसको लिख लो, पावर टू एंटरटेन PIL is with Supreme Court and High Court only, ठीक है। The power to entertain PIL is with Supreme Court and High Court only, ठीक है। Next you write, as per the rule of PIL, any publicly spirited individual or organization can file a PIL before the court, provided he does not have any ulterior motive in filing a PIL, ठीक है। मतलब किसी गलत इंटेंशन के साथ, wrong intention filing of PIL should not be there, ठीक है। फंडा क्या होता है, कई बार लोग जस्ट फॉर द फेम या अपने मतलब एज अ सुर्खियों में, न्यूज़ की सुर्खियों में आने के लिए कोई भी XYZ रीज़न के संग PIL फाइल कर देते हैं। तो अगर कोई ऐसा गलत इंटेंशन है कि भाई मेरे को तो फेमस होना है, ठीक है, इसलिए मैं PIL फाइल कर रहा हूँ, बट इन बॉटम रियलिटी इज़ कि कुछ भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है उस केस में या उस PIL को फाइल करने में, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ PIL। इसलिए कोर्ट भी बोलता है कि भाई आप तुम जो भी PIL लगा रहे हो उसका पहले वो लेके आओ, प्राइमा फेसिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के टाइम पे कोई बोलता है कि भाई इंडिया में बॉलीवुड पिक्चर्स बैन हो जानी चाहिए, इस पर एक PIL लगा दी किसी ने, तो कोर्ट वहीं पे उसको, जिस बंदे ने PIL फाइल करी है उसको फाइन लगा के उसको उसकी PIL रिजेक्ट भी कर सकती है कि भाई तुम हमारा कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो द बेसिक रूल ऑफ द PIL इज़ कि भाई जो भी पब्लिकली स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइल कर रही है PIL किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो उसका कोई गलत मोटिव नहीं होना चाहिए बिहाइंड फाइलिंग अ PIL, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और रहती है, नेक्स्ट लिख लो, कि इसके अंदर ना कोर्ट फीस इज़ वेव्ड ऑफ, ठीक है। हमने कोर्ट फी जो वेव ऑफ हुई थी वो हमने लोक अदालत में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी कोर्ट हैज़ द राइट टू वेव ऑफ द रेगुलर कोर्ट फीस, ठीक है। सो लिख लो इसमें, कोर्ट also has the right to waive off regular court fees that may have to be paid in the case of PIL, ठीक है। इसका एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हो, लोक अदालत के अंदर भी आपकी कोर्ट फीस जो होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, PIL आर नॉर्मली फाइल्ड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी और अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो PIL आपका लेट्स से IAS के अगेंस्ट लग सकता है या फिर किसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, ठीक है, या आपके डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पब्लिक ऑफिशियल पर्सन, पब्लिक अथॉरिटी, डिपार्टमेंट, किसी के अगेंस्ट आपकी PIL फाइल हो सकती है, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर ये गवर्नमेंट है पूरा, तो आपका प्राइवेट इंडिविजुअल, जो भी हमने ऊपर बात करी, प्राइवेट इंडिविजुअल
प्राइवेट बिजनेस, ठीक है, इसके अगेंस्ट भी PIL फाइल हो सकती है, तो लिख लो इसको। लास्ट पर मैंने लिखवाया था PIL आर नॉर्मली फाइल्ड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी और अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस. However, it can also be filed against an individual or organization if their action is causing injury to the public interest at large. ठीक है, मतलब वही बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो एक कंपनी है शेल, ठीक है, ऑयल का बिजनेस है इस कंपनी का, तो अगर कोई जो उनकी एक्टिविटी हो रही है उससे अगर एनवायरनमेंट इज गेटिंग डैमेज, ठीक है, तो भाई अगर एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या जो क्वालिटी लाइफ है, मेरा फंडामेंटल राइट इम्पैक्ट हो रहा है, राइट. तो मैं लार्जर ऑडियंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो मैं जेनरिक पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे शेल कंपनी के अगेंस्ट एक PIL फाइल कर सकता हूँ स्टेटिंग कि ये जो बिजनेस करते हैं जिस चीज़ का, जैसे ऑयलिंग का है, तो ऑयल ड्रिलिंग की वजह से ये जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा ही हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है. तो इस ग्राउंड के बेसिस पे आई कैन सिंपली फाइल एन PIL अगेंस्ट शेल, ठीक है, कि बॉस जो आप काम कर रहे हो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज़ इम्पैक्टिंग माई ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट ऑफ हैविंग अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, बिकॉज यू आर सिंपली डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है अगेंस्ट सच प्राइवेट बिजनेसेस अगेंस्ट विच यू कैन फाइल अ PIL, ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, द रिलीफ in response to PIL is provided by the court in form of direction or orders to the parties concerned including the payment of compensation to the affected parties, ठीक है. तो ये वाला जो एक्शन है यहाँ पे, अब इसके अंदर आपका कंपनसेशन भी आ सकता है बाय द कोर्ट. कोर्ट बोल सकते हैं कि भैया आप 20 लाख दे दो बंदे को, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल आप कलेक्टिवली 20 लाख दे दो, ठीक है, या फिर वो बोल सकते हैं कि भाई जो एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपके ग्रुप ऑफ पीपल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप दैट, ठीक है. तो वो ऑर्डर भी फाइल हो सकता है, ठीक है. रिट के अंदर तो ऑब्वियसली यू नो कि भाई कोर्ट अपने पास केसेस लेके आना चाहती है या पर्सन को बुलाना चाहती है, तो ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन. बट एक्शन के अंदर आपका कंपनसेशन भी आता है, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनसेशन हो गया, या अगर कोई बोले कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट है उस PIL के अंदर, तो वो कोर्ट ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि आपको ये एक्टिविटी बंद करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है. सो जो रिस्पॉन्स होता है कोर्ट का वो कंपनसेशन से लेकर ऑर्डर्स तक सब कुछ उसके अंदर इम्प्लीमेंटेड होता है, राइट. अब इसमें नेक्स्ट लिखो कि इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ PIL, ठीक है. सबसे पहला, PIL created an awareness among the masses about their own rights and role of judiciary in safeguarding those rights, ठीक है. ऑब्वियसली इंडिया के अंदर पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर कि भाई उनके फंडामेंटल राइट्स है क्या. तो अगर कोई भी ऐसा कोई NGO ग्रुप है जो कि PIL फाइल करता है बिहाफ ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट इवन अवेयर अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हाँ भाई XYZ NGO है जो उन ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ पे केसेस फाइल करता है जो हु आर नॉट सोशली और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वेरी वेल, ठीक है. तो येस, PIL फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट्स एन अवेयरनेस, ठीक है. पहला है आपका इट क्रिएट्स अवेयरनेस, ठीक है. सेकेंड है PIL हैज़ अलाउड ओपन माइंडेड डिस्कशन इन द टैबूड एरियाज दस ओपनिंग द वे फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है. ओपन्स वे फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है. इसके अंदर अभी प्राइम एग्जांपल आप समझते होंगे कि आजकल मार्शल जो रेप है उसके बारे में ओपन डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, वेदर इट इज़ अलाउड, व्हाट आर द लीगल कॉम्प्लिकेशंस, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैरिटल रेप, ठीक है. तो ऐसे टैबू टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में ओपनली डिस्कशन हो रहा है विच इज़ अ गुड साइन बिकॉज इसी के थ्रू आपके सोशल रिफॉर्म्स आ सकते हैं. Until unless you are not having any kind of discussion तो वो चीज़ें कभी चेंज होंगी नहीं, ठीक है. थर्ड लिखो, PIL has forced legislature and executive to perform their constitutional responsibility towards the people and constitution and thus maintain the rule of law, ठीक है. So it enabled more responsible action by legislature and executive towards the people
and constitution and thus maintain रूल ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फोर्थ। ये सारे हम जो उसके पॉजिटिव साइंस है, इंपॉर्टेंसेस हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो फोर्थ इज PIL हैज़ अलाउड द एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इसका प्राइम एग्जांपल है, अगर आपको पता हो कि आजकल राइट टू इंटरनेट के बारे में बहुत चल रहा है। ठीक है, राइट टू इंटरनेट, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक आपका फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो यस, जब तक उस चीज़ पे डिस्कशन नहीं होगा आप PIL लगा सकते हो कि भाई बोल सकते हो आज के टाइम पे इंटरनेट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, पांचवा लिखो PIL इंश्योर्ड दैट वी गेट अ लार्जली करप्शन फ्री एंड लिवेबल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जो मैंने शेल वाला एग्जांपल दिया था ऊपर, ठीक है, यहाँ मुझे पता है कि इस कंपनी के जो भी एक्शंस है वो मेरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं PIL लगा के उनकी वो एक्टिविटी को स्टॉप कर सकता हूँ, विच कैन गिव मी अ बेटर एनवायरनमेंट टू सस्टेन अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। तो वही इसका पांचवा पॉइंट है, PIL इंश्योर्ड दैट वी गेट अ लार्जली करप्शन फ्री एंड लिवेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारे तो इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ PIL है, 5 पॉइंट हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट लिखो क्रिटिसिज्म ऑफ PIL। ठीक है, इसके अंदर पहला लिखो ऑब्वियसली PIL हैज़ ओवरबर्डन द ऑलरेडी बर्डन जुडिशरी। ठीक है, ओवरबर्डन जुडिशरी। ठीक है, ऑब्वियसली करोड़ों केसेस पड़े हैं, उसके ऊपर PIL भी आते हैं, तो वो करोड़ और ज़्यादा करोड़ बन जाते हैं। ठीक है, जुडिशरी की स्ट्रेंथ सेम है, कोई अलग से अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है इसको हैंडल वगैरह करने के लिए, तो इवेंचुअली इट कॉजेज अ मोर टाइम इन गेटिंग द जस्टिस। ठीक है, सो ये एक सबसे बड़ा पहला क्रिटिसिज्म है PIL का। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट मैनी टाइम्स अ फ्रिवलस फराई, मतलब जो होता है कपटी इंसान टाइप, मैनी टाइम्स अ फ्रिवलस PIL वॉज फाइल्ड फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली कि भाई मैंने जो बताया कि बॉलीवुड की पिक्चरें बैन होनी चाहिए, इस पर PIL लगा दी। अब इस PIL के लगाने के बाद जुडिशरी का टाइम अलग से जा रहा है। ठीक है, और वो बंदा जिसने PIL लगाया, जो ग्रुप है जिसने PIL लगाया, वो बस सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी रैंडम XYZ रीजंस के साथ PIL लगा रहा है, विच इज़ नॉट एडिक्वेट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बट हाँ, इसका कहीं ना कहीं एक एक होता है ना सेफ गार्ड करने के लिए या टाइम बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई एक नए रूल्स लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो भी टाइम वेस्टिंग PIL फाइल करेगा, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई प्राइमा फेसिया नहीं है, जो बिना किसी लॉजिकल रीजनिंग के आप PIL लगा रहे हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब उसी जो बंदा PIL फाइल करता है उसके अगेंस्ट पनिशमेंट, फाइनेंशियल पनिशमेंट, या होता है ना कि एक सर्टेन अमाउंट कि भाई तुमने हमारा टाइम वेस्ट करा, इसके लिए अब तुम्हें 50,000 का फाइन है, वो अब जमा करो। ठीक है, तो लिख लो इसको सेकंड में कि भाई मैनी टाइम्स अ फ्रिवलस PIL वॉज फाइल्ड फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट लेटली सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट मतलब फुल स्टॉप लगा के लिखना, सुप्रीम कोर्ट लेटली केम आउट विद न्यू रूल्स अंडर विच कोर्ट हैज स्टार्टेड पुटिंग एग्जेम्पलरी फाइन एंड पनिशमेंट फॉर पीपल फाउंड मिसयूजिंग PIL। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो इनिशियली द PIL वॉज फाइल्ड विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, विच कॉज्ड अ लॉट ऑफ वर्क in the court by the judiciary. Hence, lately Supreme Court has shifted the burden of proof to the party that litigates before the court, and thus now it is mandatory for the person filing PIL to prima facie establish the case of public interest before the court takes up the case. ठीक है, तो वही जो बंदा है जो फाइल कर रहा है वही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा। ऐसे नहीं कि PIL फाइल कर दी फिर कोर्ट किसी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे रही है कि भाई ये रिपोर्ट लाओ, वो रिपोर्ट लाओ, ये एनालिसिस दो। ऐसा कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं है, जो PIL फाइल कर रहा है उसी के पास सारा डेटा होना चाहिए। ठीक है, और उसी को उस पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे वो फाइल करना है कि भाई कैसे जो आप कंसर्न लेके आ रहे हो वो पब्लिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब भाई
जब ऑलरेडी चौथा पॉइंट ये है कि ऑलरेडी जो जुडिशरी बर्डन है उसके ऊपर अगर आप पीआईएल लेके आ रहे हो तो कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उठा के कुछ भी एज अ पीआईएल फाइल कर रहा है. सो टू स्टॉप दैट, कोर्ट लिख लो इसके अंदर, कोर्ट स्टार्टेड अपॉइंटिंग स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ लॉयर्स, स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, एटसेट्रा, टू स्क्रूटनाइज द पीआईएल बिफोर द कोर्ट कुड टेक इट अप, दस सेविंग द टाइम ऑफ कोर्ट. ठीक है. ऑल्सो क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम लग रहा है पीआईएल्स को एड्रेस करने में जिस पे ना तो बेस है ना कोई डेटा है प्रॉपर एनालाइज करने के लिए, तो कोर्ट हैज स्टार्टेड अपॉइंटिंग एमिकस क्यूरी. एमिकस क्यूरी इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट. ठीक है. कोर्ट ने इनको अपॉइंट करना स्टार्ट करा जो इन्वेस्टिगेट करते हैं चार्जेस जो पीआईएल के अंदर पिटीशन के अंदर फाइल करी गई है उसको वो अपने लेवल पे पहले एनालाइज करते हैं. ठीक है. और उसी के बेसिस पे कोर्ट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हाँ, एक छोटी सी हमने छोटी बंदे को बिठा दिया, छोटी टीम बिठा दी जो कि पीआईएल के अंदर जो चार्जेस इम्प्लाई कर रहे हैं उसको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसी के बेसिस पे कोर्ट को प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई हाँ, इस पीआईएल के अंदर जो डेटा दिया गया है वो वैलिड है. ठीक है. जो कंसर्न हाईलाइट करे गए हैं वो वैलिड है और उसी के बेसिस पे फिर कोर्ट के पास एक रिफाइंड इन्फॉर्मेशन आती है जिसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. तो ये पीआईएल के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स है. अब हम डिस्कस करेंगे आपका जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है. So basically judicial activism refers to the assertive and proactive role played by the judiciary to force the organs of the state to discharge their functions toward the people in a more effective manner. ठीक है. जुडिशियल एक्टिविज्म क्या रहता है? आपकी जो जुडिशरी है वो ही और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस या से बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली ऐसे डिसीजन और ऐसे एक्शंस करती है जिसकी वजह से आपका जो बाकी के स्टेट के ऑर्गन्स है दैट इज़ प्राइमरीली और लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वो अपने जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली एफिशिएंट मैनर के अंदर क्लोज कर सकें. ठीक है. तो इसमें रहता क्या है कि जुडिशरी ही आपको सबसे पहले डायरेक्टिव्स दे देती है कि भाई ऐसा नहीं तो वैसा करो, वैसा नहीं तो ऐसा करो. तो अच्छे से मतलब एक होता है जुडिशरी जिसके अंदर आपके केस चलता है, वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आपका कन्विक्शन देता है. ठीक है. दूसरा होता है कि जुडिशरी एक्टिविज्म देख लेता है कि भाई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है तो वो सीधा मिनिस्ट्रीज़ या उनको बोल सकते हैं कि भाई आपके इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा कंप्लेन आ रही है तो आपको जिस पे एक्शन लो. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर जुडिशियल एक्टिविज्म ओनली. ठीक है. तो आई रिपीट द लास्ट पॉइंट अंडर जुडिशियल एक्टिविज्म. राइट डाउन, जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू द असर्टिव एंड प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी टू फोर्स द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट to discharge their functions towards the people in a more effective manner. Next you write, while doing so sometimes it may take upon itself the role of legislative and executives. ठीक है. obviously judicial activism के अंदर judiciary to an extent एक आपका executive और legislative का part भी role play कर सकती है because implementation of any law is through your executive and how the law is created, what were the guidelines, what was the bill, what was the initial mindset, that comes through your legislative part. तो जुडिशरी जब इन दोनों पार्ट्स को इक्वली बैलेंस करके कोई अपना इंटरप्रिटेशन करती है या डेटा निकालती है या जो मतलब डायरेक्टिव्स देती है तो कहीं ना कहीं जुडिशरी आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी प्ले कर रही है. ठीक है. सो दैट कम्स अंडर योर जुडिशियल एक्टिविज्म ओनली. ठीक है. नेक्स्ट लिखो इसमें, जुडिशरी एक्टिविज्म में ऑल्सो इन्वॉल्व जुडिशरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in a unique and creative manner so that the spirit of the constitution is strengthened. जैसे मैंने इसका प्राइम एग्जांपल यही है कि आपका जो राइट टू इंटरनेट वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपका फंडामेंटल राइट टू इंटरनेट जो है वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपका फंडामेंटल राइट्स का बनी जाएगा हिस्सा. राइट. तो वो चीज़ जुडिशरी अभी से देख रही है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके इस चीज़ को परचेज नहीं मतलब परस्यू कर सकती है. ठीक है. और ऑब्वियसली अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कोर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स. तो इसलिए वो आगे जाके इस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है
जहाँ पे जो राइट टू इंटरनेट है वो आपका फंडामेंटल राइट बने, और फंडामेंटल राइट बनने के बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, ठीक है। नेक्स्ट राइट, under judicial activism only, the power of judicial activism comes from the fact that the judiciary, particularly Supreme Court, is the final interpreter of the constitution, ठीक है, and the same can be pursued through article 142, ठीक है। अब ये आर्टिकल 142 आपका जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू आप पीआईएल से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब पीआईएल एज ए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, बट हाँ जुडिशियल एक्टिविज्म अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं जुडिशरी अपने ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड जाके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के पार्ट को भी समझ रही है, तो वो आपका थ्रू आर्टिकल 142 ही होता है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा लिख लो आर्टिकल 142, it allows Supreme Court to issue any order or direction so that a concept of complete justice can be established in a particular case, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैरिज है जिसमें डिवोर्स के अलावा दूसरा है कि डिसॉल्व कर दिया कि भाई ये कभी शादीशुदा थे ही नहीं, तो उस केस के अंदर आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अनलमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर कंप्लीट जस्टिस दैट इज ड्राइव थ्रू योर आर्टिकल 142, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, पीआईएल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में एक पॉइंट लिख लो। PIL has greatly facilitated judicial activism and PIL is referred as the backbone of judicial activism. PIL is referred as backbone of judicial activism, ठीक है। अब ऑब्वियसली हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म इज नेगेटिव, ठीक है। देखो जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं नेगेटिव इसलिए है बिकॉज जहाँ जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के पार्ट पे हाथ रखा वो अपने एक्सपर्टीज एरिया के बाहर गया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव का जो पार्ट है वो लोग चलाते हैं जो हु आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव तो आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं लोकसभा में वो पीपल इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है। तो जुडिशरी का तो अपना खुद का प्रोसेस है, वो प्रेसिडेंट द्वारा अलॉट मतलब अपॉइंट करे जाते हैं, बट लेजिस्लेटिव में जो बंदे जाते हैं वो पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव इलेक्टेड देम, राइट। तो जहाँ जुडिशरी लेजिस्लेटिव के पार्ट में घुसती है तो वहाँ पे दे आर नॉट द राइट पर्सन टू एड्रेस द लेजिस्लेटिव पार्ट बिकॉज दे आर नॉट द इलेक्टेड पर्सन। जो कोर्ट और जुडिशरी है वो इलेक्टेड पर्सन नहीं है जिनको पब्लिक ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पर्सपेक्टिव से हम ये समझेंगे कि हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म इज नेगेटिव, राइट। लिखो इसके अंदर, जुडिशियल एक्टिविज्म इज वेलकम मेजरली ओनली इन द शॉर्ट रन। जुडिशियल एक्टिविज्म is majorly welcomed in a short run. If carried for long and frequently, it can disturb the idea of separation of power and doctrine of checks and balances, ठीक है। सबसे मेजर पॉइंट यही है बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज्म आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्ट को भी टच कर रहा है, राइट। नेक्स्ट लिखो, दिस विल इवेंचुअली लीड टू द जुडिशरी अज्यूमिंग एक्सेस पावर एट द एक्सपेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दस जुडिशरी शुड एम्प्लॉय सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेन, ठीक है। और पहला था आपका इट कैन इम्पैक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब सेल्फ रिस्ट्रेन के अंदर ऑब्वियसली हो सकता है कि द जुडिशरी नीड टू इवॉल्व अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द जजेस टू आइडियली यूज अ कोर्ट may evolve a code of conduct for judges to use judicial
एक्टिविज्म, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जुडिशियल एक्टिविज्म शुड बी शोन एज अ लास्ट रिजॉर्ट वेयर ऑल अदर एफर्ट्स टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ हैव फेल्ड, ठीक है। ऐसे नहीं कि बात बात पे हर बारी जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे आपका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बॉडीज को आप उनके एक्शंस और उनके डिसीजन को कट कर रहे हो या अंडरमाइन कर रहे हो या बार बार वॉइड कर रहे हो, सो दैट शुड नॉट बी द केस, ठीक है। सो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत सही स्टेटमेंट आया था बैक इन 2007, ठीक है। उसके अंदर लिख लो, It is said by the Supreme Court in 2007 that in the name of activism, judiciary should not take up the role of legislature and executive because, like legislature, judiciary is not a representative of people, and like executive, it is not having any expertise to run the administration of the country. Which is जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि भाई सुप्रीम कोर्ट आपका जुडिशरी का पार्ट है, राइट। सो जुडिशरी के अलावा आपके दो पार्ट और हैं, दैट इज़ योर एग्जीक्यूटिव एंड यू हैव लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब भाई जुडिशरी के अंदर जितने भी जजेस हैं वो लेट्स से बार का एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, ठीक है, या अपॉइंट हुए हैं जजेस आफ्टर देयर सर्विस इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो कहीं पे भी ना तो ये इलेक्शन के थ्रू आए हैं, ना इन्होंने कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स क्लियर करके हैं जैसे आपका सिविल सर्विसेज है, तो इनकी एक्सपर्टीज है जुडिशरी में। अब अगर ये जुडिशरी से एक्सपैंड करके एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव इज योर बेसिकली, अगर मैं बोलूँ IAS IPS, ठीक है, ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के थ्रू चीज़ें चलाते हैं, राइट। तो दे डोंट, जुडिशरी डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस। एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिव जो है आपके, वो सारे आपके इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके MPs हो गए। तो जुडिशरी ना तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकती है ढंग से, ना वो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्शन हो रहे हैं तो दैट मीन्स दोज पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, राइट। तो जुडिशरी ना तो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ना उनको आइडिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे चलता है, ना जुडिशरी लेजिस्लेटिव है क्योंकि वो इलेक्शंस के थ्रू आए नहीं, दे डोंट इवन नो व्हाट द पीपल वांट, ठीक है। जुडिशरी बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर, इन सबको एड्रेस करता है, राइट। तो इसी के टर्म्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जुडिशरी को कभी भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के हिस्से में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जुडिशरी डज नॉट हैव दैट एक्सपर्टीज, राइट। तो लास्ट पॉइंट लिख लो इसके अंदर, फंक्शन ऑफ जुडिशरी शुड बी लिमिटेड टू इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। तो जुडिशरी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि जुडिशरी शुड बी लिमिटेड टू इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। तो ये आपका कुछ हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म इज बैड और इज नेगेटिव, उस टर्म्स में कुछ पॉइंटर्स थे, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें लिख लो, वैसे कुछ है नहीं, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। जुडिशरी हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, उसके अंदर क्लोज है, ठीक है। लिख लो इसके अंदर, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज परफॉर्मिंग मैनी फंक्शंस वेयर इट एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स being the protector of fundamental right and the sole arbitrator of dispute between units of federation, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट आपका जो नंबर 1 है वो इंटरप्रेटर है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ तो इसलिए आई जस्ट फास्ट फॉरवर्डेड, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके अलावा प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑल्सो, sole arbitrator of federal dispute, ठीक है। अब फेडरल डिस्प्यूट के अंदर आपका वही सीन हो गया कि भाई या तो सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट, ठीक है,
या आपका जो भी जैसे एनजीटी या स्टेट ऐसे हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज या उसके हिसाब से भी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है, तो ये लिख लो, ठीक है। I'll repeat. Under Indian Constitution, Supreme Court is performing many functions where it acts as custodian of Indian Constitution and is also the final interpreter of Constitution besides being the protector of fundamental rights and the sole arbitrator of dispute between units of federation. ठीक है, next you write. Supreme Court has also been described as a continuous constitutional convention. Continuous constitutional convention because it continues to expand the scope of constitution provisions in conformity with the growing needs of the society. Again इसके अंदर आप वही एग्जांपल ले सकते हो जो हमारा डिस्कशन आजकल चल रहा है सोसाइटी के अंदर, राइट टू इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्योंकि सोशल चेंज है, सोशल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड होगा एज अ फंडामेंटल राइट। सो सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में कभी भी जजमेंट लेना होगा तो वो ये देख सकते हैं कि भाई हाँ, आज के टाइम पे इंटरनेट हैज़ बिकम अ बेसिक नीड ऑफ एवरी हाउस होल्ड, एवरी पर्सन, सो इट शुड बी एडेड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, बाय गिविंग द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर्स दैट द कोर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोटेक्टेड। ये तो हमने कितने केसेस में पढ़ा भी है, ठीक है। केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, राइट। नेक्स्ट लिखो, बाय गिविंग लिबरल इंटरप्रिटेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस स्पेसिफिकली द फंडामेंटल राइट, इट हैज़ एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, ठीक है। जिसके अंदर अभी ये सही, इसी एग्जाम्पल को ले लो, या इसके बाद अगर आप देखो 19, 20, 21, तो आपका राइट टू लाइफ, अब राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर सब पार्ट्स में अलग अलग केसेस बनते हैं कि भाई इफ़ अ पर्सन वांट टू मैरी एनी वन और एनी पर्सन हुम ही और शी लाइक्स, तो वो किस फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो वो इंटरप्रिटेशन आपका सुप्रीम कोर्ट करके देता है कि भाई राइट टू मैरी आपका राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स एज पार्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है, फॉर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सुप्रीम कोर्ट हैज सक्सीडेड इन फाइंडिंग हार्मनी बिटवीन टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर फंडामेंटल राइट एंड अनदर वन, एनी गेसेस, डीपीएसपी, ठीक है। दिस इज योर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज योर पार्ट 4। लास्ट लेक्चर मतलब स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में देखोगे तो सब हमने डिस्कस करा है। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट has maintained harmony between two, ठीक है। So these two are the most important part of our constitution because एक आपका इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस करता है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट, और दूसरा आपका एक आइडियलिस्टिक गवर्नमेंट कैसे काम करनी चाहिए, क्या क्या एरियाज में उसको काम करना चाहिए, उसको आपको हाईलाइट करता है, सो दैट द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कैन वर्क इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दैट कम्स अंडर योर डीपीएसपी, राइट। नेक्स्ट लिखो, लार्जली सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड अस विद लिवेबल एंड करप्शन फ्री एनवायरनमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज लिव अप to the dictum that constitution does not speak itself and it manifests through judiciary. So constitution manifests through judiciary, ठीक है। So this was all about how सुप्रीम कोर्ट मतलब रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द डे, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो आपका ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज़ योर, इसको अलग से लिख लेना, PILS चैप्टर 29 ऑफ M. लक्ष्मीकांत, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। कमिंग बैक, कॉन्सेप्ट मतलब
लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर से पढ़ोगे ना 29 के अंदर, इसी के अंदर आपका जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट हाँ, मैंने अलग अलग इसलिए बताया ताकि जब आप लक्ष्मीकांत एक साथ फ्लो में पढ़ोगे ना, तो आपको जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अभी कन्फ्यूजन देंगी उस बुक में, अगर आप अभी पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर के बाद वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ लिया हमने, अब जुडिशियल रिव्यू की बारी है। तो जुडिशियल रिव्यू का क्या फंडा रहता है कि लिख लो, जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर एन एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, to declare any action of legislature or any action of the executive to be unconstitutional and void if they violate one or more provisions of the constitution। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो शेड्यूल 9, शेड्यूल 7 हमने पढ़ा था कि भाई पहले कुछ ऐसे अमेंडमेंट एक्ट्स हुए थे जहाँ पे जो भी लॉ बन के आ रहा है वो दैट इज़ नॉट इवन एप्लीकेबल फॉर योर दिस जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो हमने केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस पढ़ा था, तो उसके अंदर यही था कि भाई जो भी लॉ पास हो रहा है पार्लियामेंट से उसका कभी जुडिशियल रिव्यू हो नहीं सकता, विच इवेंचुअली वाज मेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। ठीक है, तो उस शेड्यूल 9 के जो पार्ट में लास्ट उस केस के करस्पॉन्डिंग थे, उसके बियॉन्ड कुछ भी ऐसा ऐड नहीं होगा जो कि जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं हो सकता। सो एज ऑफ नाउ इन टुडेज टाइम एवरीथिंग कैन बी टेकन अप फॉर जुडिशियल रिव्यू, एंड इफ द जुडिशरी फाउंड्स इट कि भाई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वो फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है या वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जितने हैं उसको वो वायलेट करता है, तो कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड। ठीक है, तो दैट दिस होल प्रोसेस कम्स अंडर योर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो दोबारा मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर एनी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटर और एनी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड इफ दे वायलेट वन और मोर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, the power of judicial review is available with the court against both legislature and executive। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री हो गया या कोई डिपार्टमेंट हो गया, आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हो उनके एक्शंस के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, जुडिशियल रिव्यू इज अप्लाइड आफ्टर द एक्ट और ऑर्डर कम्स इनटू फोर्स एंड नॉट व्हेन द सेम इज अंडर द बिल। मतलब देखो, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बिल प्रोविजनिंग में है, ठीक है, उस पर डिस्कशन चल रहा है, वो लोकसभा में पास नहीं हो, वो राज्यसभा में पहुंचा ही नहीं, तो उस बिल के अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अगर वो बिल पास होता है लोकसभा राज्यसभा में और प्रेसिडेंट उसको असेंट दे के उसको लॉ बना देते हैं, उसके बाद ही जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू में ये चेक कर सकती है कि भाई इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड है। ठीक है, लिख लो, judicial review is applied only after the act or order comes into force and not when it is in the bill stage, full stop। Normally judicial review is applied on the basis of petition file। भाई जब लॉ आ गया, इम्प्लीमेंट हो रहा है, तभी तो बंदा जो कॉमन मैन है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स तभी तो एक्सप्लॉइट होंगे या वायलेट होंगे जब जो बिल है वो लॉ बन जाता है। और जब बिल लॉ बन गया उसके बाद अगर नॉर्मल सिटीजन के फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो ही वो कोर्ट में जाके जुडिशियल रिव्यू के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, और तब जुडिशरी आपका वो चीज़ वैलिडेट करेगी कि भाई ये जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट राइट, ऑर्डिनरीली कोर्ट अप्लाइज जुडिशियल रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ पिटीशन अप्लाइड। ठीक है, बट नॉट ऑन सुओ मोटो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ वो कोर्ट ने बोला कि भाई लाओ इसका हम एनालिसिस करके बैठेंगे, ऐसा नहीं है। सो दैट कम्स अंडर योर सुओ मोटो। ठीक है, कि कोर्ट खुद बोलता है कि चलो हम इस चीज़ को परस्यू करते हैं। सो ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का केस तभी होगा जब आप पिटीशन फाइल होगी। ठीक है, अगर पिटीशन फाइल नहीं हुई है तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट बैठे बैठे जो भी लॉ निकल के आ रहा है जो प्रेसिडेंट ने असेंट करा उसको कोर्ट बोले कि चलो अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट राइट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, the power of judicial review is available with the court and is inferred from various provisions of Indian Constitution। For example, you have Article 13, then you have Article 32, you have Article 2 to 6, Article 142, ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 हमें पता है कि भाई ऐसे लॉज और ऐसे ट्रीटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से चले आ रहे हैं,
ठीक है। तो अगर कोई उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आर्टिकल 13 के थ्रू जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 32 इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो जुडिशियल रिव्यू वो कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 2 to 6 इज योर हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एंड आर्टिकल 142 इज योर कंप्लीट जस्टिस, जो भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कंप्लीट जस्टिस। तो इन सारे आर्टिकल्स के प्रोविजन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपका जुडिशियल रिव्यू है वो कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो अवेलेबल इम्प्लिसिटली इन द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भाई इवेंचुअली जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है दैट इज टू मेक श्योर in the implementation of supremacy of constitution, ठीक है, doctrine of limited government, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट का जो प्राइमरी आस्क होना चाहिए दैट शुड ओनली बी लिमिटेड टू द गवर्नेंस, ठीक है। कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो आप खुद से अपने ये 1 विंडो क्लियरेंस पे आप लगाओ, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करो, बस ऐसा कोई सोशल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है तो वो चीज़ को ओवरव्यू करने का काम ही गवर्नमेंट का होना चाहिए, दैट प्योरली फॉल्स अंडर योर गवर्नेंस, ठीक है। बट आज के टाइम पे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो प्रिंसिपल है फॉलो होता है वो सबसे पहला ये है कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड ऑलवेज बी देयर, कोई भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करे। सेकेंडली लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया कि भाई आज से इंटरनेट पे जो आप एज एन इंडिविजुअल इंटरनेट पे आप जो भी देख रहे हो वो सारा डेटा हमारे पास रहेगा, तो ऑब्वियसली वो आपका फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस प्रोविजन को नल वॉइड कर सकती है, ठीक है। देन थर्ड इज ऑब्वियसली योर सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, जहाँ पे कुछ ऐसे एक्शन हुए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के द्वारा जो कि इस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर इज गेटिंग हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ योर एक्शन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लास्ट नहीं बट हाँ एक और एग्जाम्पल इज योर रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता बाय द जुडिशरी, एंड जुडिशरी विल ऑलवेज मेक श्योर कि इनमें से एक भी चीज़ अगर मतलब इन्फीरियर हो रही है बाय एनी लॉ तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसका सही जो कंक्लूजन होना चाहिए वो जुडिशरी अचीव करती है, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, थ्रू जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी इंश्योर्स दैट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्पेक्टेड एंड रूल ऑफ लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, इसी को मेंटेन करने का काम जुडिशरी का है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर विल स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज राज्यसभा, ठीक है। देन एमपी लैड, ठीक है। एमपी लैड फंड्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट प्योरली विल फोकस ऑन द राज्यसभा, क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट फॉर राज्यसभा सीट, देन नॉन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा की, वाई इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। स्पेशल पावर्स व्हेन वी कंपेयर राज्यसभा विद लोकसभा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली विल ऑल्सो स्टार्ट, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं लोकसभा का, बिकॉज फिर राज्यसभा के बाद हम लोकसभा पे डिस्कस करेंगे। तो यस, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्राइमरी फोकस राज्यसभा पे होगा, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू, इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। एंड कीप वर्किंग हार्ड, keep please be in focus, ठीक है। work hard, thank you for watching and I'll see you in the next one, bye bye।